हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम 2019 से 2026 तक बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परागण को परिभाषित कीजिए। तो हमें यहाँ पर परागण को परिभाषित करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पुष्पी पादपों में पराग कणों के पुकेसर के परागकोश से जायंग यानी कि स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको देखिए समझते हुए चलना है कि परागण क्या होता है। परागण होता है पुष्पीय पादपों में। तो पुष्पीय पादपों में परागकणों के पुकेसर के परागकोश से जायंग यानी कि स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखने हैं। पहला है सेब, दूसरा है स्ट्रॉबेरी। कौन सा है फ्रेंड्स? एक है सेब और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में 3 से 4 पेपर सेट में पूछा गया है कि टैपिटम कहाँ स्थित होता है और उसका क्या कार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए टैपिटम कहाँ स्थित होता है, तो परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? जो परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो टैपिटम क्या कहाँ स्थित होती है? तो टैपिटम परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है, वो क्या कहलाती है? टैपिटम कहलाती है। और यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या काम है होता है इसका? इसका काम होता है लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये हमसे बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने के इनके 100% चांस है, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखनी है हमें। तो एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता होती है कि एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर बताना होगा कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं और इसका हमें एक उदाहरण देना होगा। तो बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। बात करें इसके उदाहरण की, उदाहरण है धतूरा, आलू आदि। तो अनिषेक जनन क्या है फ्रेंड्स? यानी कि बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण व बीज का विकसित होना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। बात करें उदाहरण की, उदाहरण इसका धतूरा और आलू आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो देखिए बात करें अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए स्त्री के आतर्व चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। और देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा आपको क्लास 12 बायोलॉजी का अनसोल्ड पेपर 2025 अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? स्त्री के आतर्व चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, युग्मनज क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए अगुणित शुक्राणु यानी कि N और अगुणित अंडाणु यानी कि N के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है यानी कि 2n होती है। तो युग्मनज क्या होता है? तो युग्मनज होता है अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। बात करें इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि 2n होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो नर के सहायक जनन अंगों
तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। तो लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम हमें लिखना था। तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और एक कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा। अब देखिए अगला हमारा जिफ्ट ZIFT तथा MTP का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे कि जो कि हर साल पूछे गए हैं, ये जिफ्ट और MTP की फुल फॉर्म। तो देखिए जिफ्ट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि युग्मनज अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण। अब बात करते हैं MTP। MTP की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? MTP की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन। तो जिफ्ट और MTP हमें यहाँ से पता चल गया है। जिफ्ट क्या होता है? जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बात करें MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स IVF और GIFT का पूरा नाम लिखना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में बहुत बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए IVF और GIFT की हमें यहाँ पर फुल फॉर्म लिखनी है। तो IVF की फुल फॉर्म क्या है? IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात करें GIFT की फुल फॉर्म होती है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होती है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि जिफ्ट और GIFT ये आपको देखिए याद हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है Z से होता है जाइगोट और G से होता है गैमेट। ठीक है फ्रेंड्स, और इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको अगर चीज़ों को याद करना है तो आप चीज़ों को रिलेट करके याद करिएगा, यानी कि देखिए जिफ्ट और जिफ्ट। अगर आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो देखिए क्वेश्चन कई बार आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपूर्ण संलग्नता का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें यहाँ पर अपूर्ण संलग्नता का एक उदाहरण देना है। तो यह है ड्रोसोफिला में शरीर का रंग व पंखों का प्रकार। तो अपूर्ण संलग्नता का उदाहरण क्या है? ड्रोसोफिला में शरीर का रंग व पंखों का प्रकार। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं, इसके नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर बताना होगा सर्वग्राही कौन सा होता है और सर्वदाता कौन सा होता है। तो AB रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही और O रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वदाता होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो AB रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही और O रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वदाता होता है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पुष्प का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 2025 में और 26 में पूछा गया था, और इस बार भी यानी कि इसके पूरे चांस है कि उस पुष्प का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। तो गुलाबास या मिराबिलिस, जलापा या फोरोक्लोक। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पुष्प का नाम क्या है जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, गुलाबास या मिराबिलिस, जलापा या फोरोक्लोक। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम है, एक तो हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। कौन सा फ्रेंड्स? एक है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनको तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको अनसोल्ड पेपर 2025 के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चन हमारे यही घूम फिरा कर पूछता है एग्जामिनर। तो देखिए मेंडल ने, अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप में 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का चयन किया था, जैसे बीज का रंग, दूसरा है बीज का आकार, तीसरा है पुष्प का रंग, चौथा है पुष्प की स्थिति, 5वां है फली का आकार, 6ठा है तने की लंबाई और 7वां हमारा फली का रंग। तो मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था फ्रेंड्स? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के में 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का चयन किया था। एक तो बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का आकार और तने की लंबाई और फली का रंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मानव में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? अगर देखिए जोड़ा पूछे तो जोड़े होंगे 23, लेकिन अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो गुणसूत्र की संख्या होगी 46। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कई बार आपसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में भी पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल पूछे गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा डीएनए के किन्हीं 2 क्षारों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर डीएनए के किन्हीं 2 क्षार के नाम लिखने हैं। तो एक तो होगा एडेनिन, दूसरा होगा ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक अम्ल के एकलक न्यूक्लियोटाइड के संगठक होते हैं जो एक नाइट्रोजनी क्षारक एवं एक पेंटोस शर्करा में ग्लाइकोसिडिक बंध बनने से निर्मित होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं फ्रेंड्स? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक अम्ल के एकलक न्यूक्लियोटाइड के संगठक होते हैं जो एक नाइट्रोजनी क्षारक एवं एक पेंटोस शर्करा में ग्लाइकोसिडिक बंध बनने से निर्मित होते हैं। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास केमिस्ट्री भी है तो ये टॉपिक आपके लिए ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि देखिए डीएनए और आरएनए से अंतर आपसे केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डीएनए और आरएनए से अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए बायोलॉजी के एग्जाम में डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए डीएनए और आरएनए में हमें कोई दो अंतर बताने थे, एक साइड हम लिखेंगे डीएनए, दूसरी साइड लिखेंगे आरएनए। तो डीएनए में हम लिखेंगे इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और आरएनए की बात करें इसमें राइबोस शर्करा होती है। तो देखिए डीएनए में क्या होता है, डीएनए में यानी कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा, और आरएनए में इसमें राइबोस शर्करा उपस्थित होती है, और इसमें थाइमिन पाया जाता है, यानी कि डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। बात करें आरएनए की तो इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर मनुष्य में विषाणु जनित यानी कि वायरस से होने वाले 4 रोग के नाम लिखने हैं। एक तो होता है चेचक, दूसरा होता है हर्पीज, पोलियो भी होता है, डेंगू, ज्वर, खसरा, रेबिस आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? चेचक, हर्पीज, पोलियो, डेंगू, ज्वर, खसरा, रेबिस आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोग के नाम लिखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन भी तैयार होंगे। वो कैसे? क्योंकि देखिए पूछ लिया जाता है कि हाथी पाँव किससे होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका कारक क्या होता है? कारक होता है वुर्चरिया बैनब्रेनकॉफ्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखने थे। एक तरफ आप रोग लिखेंगे, एक तरफ कारक और एक तरफ वाहक। तो हाथी पाँव जिसको फाइलेरिया भी बोल देते हैं, तो इसका कारक क्या है? कारक है वुर्चरिया बैनब्रेनकॉफ्टी। बात करें वाहक की, वाहक है इसका मादा क्यूलेक्स मच्छर। अब बात करें रोग कौन सा है? मलेरिया। इसका कारक क्या है? प्लाज्मोडियम जाति। और वाहक क्या है? वाहक इसका मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव के नाम लिखनी है। तो हम यहाँ पर टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम लिखना है। तो इसका नाम होगा साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। क्या होगा फ्रेंड्स? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यसन को परिभाषित कीजिए। तो हमें यहाँ पर व्यसन को परिभाषित करना है। तो व्यसन क्या होता है? व्यसन वह स्थिति है जिसमें शरीर को सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है तथा इनके प्रति मनोवैज्ञानिक मादक रूप से निर्भर हो जाते हैं। तो व्यसन क्या होता है फ्रेंड्स? व्यसन वह स्थिति है जिसमें शरीर को सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेना आवश्यक होता है तथा इनके प्रति मनोवैज्ञानिक मादक रूप से निर्भर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किन्हीं 2 किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगी शराब व दूसरी है टोडी। टोडी क्या होती है फ्रेंड्स? पारंपरिक दक्षिण भारतीय पेय है, ये किण्वित पेय है। तो शराब जो होती है वो अंगूर, गन्ने, आलू आदि के रस से किण्वन द्वारा बनाई जाती है, जबकि टोडी ताड़ के वृक्ष के स्राव से बनाई जाती है। तो देखिए किन्हीं 2 किण्वित पेय का हमें नाम बताना था। तो एक तो शराब और दूसरी टोडी। टोडी क्या होती है? टोडी होती है पारंपरिक दक्षिण भारतीय पेय, किण्वित पेय है, और इसमें शराब जो होती है वो अंगूर, गन्ने, आलू आदि के रस से किण्वित द्वारा बनाई जाती है, जबकि टोडी ताड़ के वृक्ष के स्राव से बनाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा नो स्टॉक व एनाबीना नील हरित शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखने थे। एक तो हो जाएगा नोस्टॉक व एनाबीना नील हरित शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है? तो बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों जैसे मिथेनोबैक्टीरियम यानी कि मेथेनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। इसमें गोबर व बायोगैस में 50 से 70% मीथेन और 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, गोबर व एथिलीन, एसिलिन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। तो बायोगैस क्या होता है? बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है
जो अवयवीय सूक्ष्मजीवों जैसे मेथानोबैक्टीरियम के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। इसमें गोबर व बायोगैस में 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, गोबर व एथिलीन, एसिलिन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा PCR संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर PCR का फुल नेम लिखना था। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी ये है ना कि मतलब इसकी फुल फॉर्म लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। तो बात करें पीसीआर का पूरा नाम, तो पीसीआर का पूरा नाम हो जाएगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। तो आनुवांशिक रोग क्या होता है? वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक रोग को बोलते हैं यानी कि जेनेटिक डिसीज। तो देखिए वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वर्णांतता तथा हीमोफीलिया। ठीक है फ्रेंड, जैसे देखिए अगर किसी को माता पिता को शुगर है तो बच्चे को शुगर होने की भी पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है? ये होता है जेनेटिक डिसीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा ही गया है। देखिए बीटी फसल यानी कि जिसको बोलते हैं बीटी क्रॉप्स। बीटी एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी आवेश है जो बेसिल्स थ्यूरिजियमएंसिस जीवाणु से निर्मित होता है एवं जीन आनुवांशिकता रूपांतरित फसली पादपों में से इसके क्राई जीन को निवेशित किया जाता है, उन्हें बीटी फसल कहते हैं। तो बीटी फसल क्या होते हैं? बीटी फसलें जिसको बीटी क्रॉप्स भी बोलते हैं। बीटी एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी आवेश है जो बेसिल्स थ्यूरिजियमएंसिस जीवाणु से निर्मित होता है एवं जीन आनुवांशिकता रूपांतरित फसली पादपों में से क्राई जीन को निवेशित किया जाता है, उन्हें बीटी फसल कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। तो किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखना है। तो रोजी गाय प्रथम पारजीनी गाय है। यह सामान्य गाय से अलग थी क्योंकि यह मानव प्रोटीन युक्त दूध देती थी। तो पारजीनी गाय जंतु का हमें नाम लिखना था। तो जो रोजी गाय है वो प्रथम पारजीनी गाय है। यह सामान्य गाय से अलग थी क्योंकि यह मानव प्रोटीन युक्त दूध देती थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। तो जू मानव का बाह्य परजीवी है। क्या है फ्रेंड? जू जो होती है वो मानव का बाह्य परजीवी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, जन्म दर को परिभाषित कीजिए। तो हमें यहाँ पर जन्म दर को परिभाषित करना है। तो किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर क्या होता है? किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता लिखिए। तो हमें यहाँ पर ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता लिखनी है। एक तो देखिए यह सदैव सीधा होता है। क्या होता है? जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव सीधा ही होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, यह पारितंत्र या खाक श्रृंखला में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा का पिरामिड क्या करता है, यह खाक श्रृंखला में ऊर्जा का क्या करता है? एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने के इनके 100% चांस है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।